नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आज देश भर के अंदर 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और उसी को लेकर गणतंत्र दिवस पे जश्न का माहौल बना हुआ है। देश भर के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और इस कड़ी में आज अटारी बॉर्डर पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जा रहा है और पूरा देश गणतंत्र दिवस के अवसर पर जश्न का माहौल मनाता हुआ नजर आ रहा है। हर्षोल्लास के साथ तमाम देशवासी एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और अटारी बॉर्डर पर भी राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया गया। तस्वीरों में आप देखिए और कितनी शान और आन बान के साथ ये राष्ट्र ध्वज जो है हिंदुस्तान की सरहद पर फहराया जा रहा है और पूरा देश जो है वो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सराबोर नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे बात। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में तिरंगा फहराया है और मिश्र ने देश और प्रदेशवासियों के साथ शूरवीर सैनिकों को बधाई दी है। उन्होंने शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस अवसर पर विविधता में एकता के प्रतीक हमारी संस्कृति की रक्षा करने और प्रदेश की प्रगति के लिए साथ मिलकर कार्य करने का सभी देशवासियों से आह्वान किया है। तो वहीं पर सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झंडा फहराया है और राष्ट्रीय पर्व पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर झंडे को लहराया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व संवैधानिक मूल्यों में लोगों की आस्था का प्रतीक है और गणतंत्र दिवस हमें देश के संविधान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। हमने समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा बनी रहे। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेशवासियों का आह्वान किया और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हुए सभी चुनौतियों का सामना करें, देश और प्रदेश के अंदर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें और समर्पित भाव से कार्य करते रहें। प्रदेशवासी अपने भाईचारे, सद्भाव और सौहार्द बनाकर रखें जिससे हमारा देश और प्रदेश समृद्धि और खुशहाली के साथ निरंतर गति से आगे बढ़ता रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने गुरुवार सुबह 9 बजे आन बान शान के साथ झंडा रोपण किया और इस दौरान 38 स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और 58 स्थानों पर तैनात 111 दंड अधिकारियों के साथ महिला बल, लाठी बल और अन्य पुलिस बल सुबह से ही ड्यूटी पर तैनात रहे। झंडा उत्सव को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी वहां मौजूद रहे और साथ ही 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने आंगन में जो है सीएम आवास पर झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली है और झंडा फहराने के बाद सीएम आवास में राष्ट्रीय मिठाई यानी कि जलेबी का वितरण किया गया और इसका सीएम सहित अन्य उपस्थिति मंत्री और अन्य लोगों ने भी इसको खाया है। ये तस्वीरें देखिए आप, कितनी आन बान और शान के साथ ये तिरंगा जो है वो लहराया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में ये राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने ये राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है और नीतीश कुमार ने सीएम आवास में तिरंगा फहराया और तस्वीरों में आप साफ तरह से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ पूरे देश के अंदर आन बान शान के साथ ये तिरंगा जो है वो फहराया जा रहा है। और उसी कड़ी में नीतीश कुमार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने आवास पर झंडा फहराया है। जब बात करेंगे परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और वहीं पर विजिटर रजिस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश भी लिखा है। तस्वीरें आप देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे थे और यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉर
मेमोरियल में विजिटर रजिस्टर पर संदेश भी दिया और संदेश लिखते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। यानी कि बड़े पैमाने पर पूरा देश जो है हर्षोल्लास के साथ आज यानी कि गणतंत्र दिवस का अवसर जो है वो मनाता हुआ नजर आया है। और परेड से पहले जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो वॉर मेमोरियल पहुंचते हैं और उसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। आपको बताएं, तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। विजिटर रजिस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को लेकर एक संदेश भी लिखा है और तस्वीरें जो हैं वाकई बहुत खूबसूरत, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल में पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आए हैं। पर आपको बताएं कि आखिर जो 74वां गणतंत्र दिवस है कब और कहां पहले मनाया गया था और किस तरह से ये गणतंत्र दिवस जो है पूरा देश आखिर 26 जनवरी को मनाता हुआ नजर आया है। इस खास रिपोर्ट से समझें। भारत में 26 जनवरी 1950 को देश भर में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। 26 नवंबर साल 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के संविधान को भी अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को ही देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र यानी गणराज्य घोषित किया गया था। गणतंत्र दिवस इसीलिए भी 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन साल 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आजाद होने की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज घोषित करने की तिथि 26 जनवरी 1930 को काफी महत्वपूर्ण माना गया और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया और इस दिन को खास तरह से मनाया भी जाने लगा। तो वहीं आपको बता दें कि आखिर कहां और कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में देश का प्रथम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तभी गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी आयोजित की गई थी। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर कहां और कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में देश का प्रथम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तब ही गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी आयोजित की गई थी। तब पुराने किले के पास ब्रिटिश स्टेडियम हुआ करता था। यहीं पर पहली परेड लोगों को देखने को मिली थी। आज ये जगह काफी बदल चुकी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिल्ली के पुराने किले पर ध्वजारोहण किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, उसका मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया।
इसीलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान करने के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार ये 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया है। वहीं 25 जनवरी की शाम राष्ट्रपति ने देश के नाम संबोधन दिया और आज 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो वहीं पर आपको बता दें कि 27 जनवरी को राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल होंगे और एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ में स्थित अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया और देश भर के अंदर जिस तरह से तिरंगा फहराया जा रहा, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अंदर भी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जश्न में पूरा वतन जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है और गणतंत्र दिवस मनाता हुआ दिखाई दे रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अपने आवास के ऊपर तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो झांकी है वो भी कर्तव्य पथ पर निकाली गई, यानी कि बड़े पैमाने पर पूरा देश जो है वो गणतंत्र दिवस में सराबोर नजर आ रहा है और उसी कड़ी में अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आवास पर भी जो ध्वज है वो फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात करेंगे 74वें गणतंत्र दिवस पे पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग स्ट्रीट समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान सीमा पर मौजूद हजारों लोगों और जवानों ने जबरदस्त देशभक्ति का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भारतीय जवानों का शौर्य देखने को मिला है और बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान पूरा माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा, जिससे भारत के जवानों का उत्साह भी चरम सीमा पर पहुंच गया और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष रूप से इस बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम पहुंचता हुआ नजर आया। आपको बताएं कि भारत और पाकिस्तान परंपरागत तौर पर 1959 के बाद अटारी वाघा सीमा पर रिट्रीट समारोह का आयोजित करते रहे और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में दोनों देशों के लोग शामिल होते आए। समारोह का आयोजन 60 से 120 मिनट का होता है और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रक रोड पर अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित की गई थी, जहां पर भारत की तरफ को अटारी और पाकिस्तान की तरफ को वाघा के नाम से जाना जाता है। तो भाई बात करेंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की गई और 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण के साथ
91 पद्मश्री शामिल है। 19 पुरस्कार विजेताएं महिला हैं और समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजा गया। लेकिन मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव नेताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने से खुश नहीं है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मांग भी रखी। गणतंत्र दिवस पर मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने सैफई में ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने नेताजी को पद्म विभूषण मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेताजी का कद था उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था और मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले। जबकि नेताजी को छोटी बहू अपूर्णा यादव ने पद्म विभूषण मिलने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पूजनीय पिताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार से विभूषित किए जाने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करती हूं। आज बहुत ही शुभ दिन है। गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का दिन है। तो हमारी सभी देशवासियों को और विदेशवासियों को आज के गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की और सरस्वती माँ की सबको शुभकामनाएं और बधाई। नेताजी को कल पद्म विभूषण देने की भी घोषणा की गई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज को बुलंद। पर पूरा देश आज धूमधाम के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकारों ने आखिर आपके लिए क्या कुछ किया है और किस तरह से ये 74 साल में हम कहां से कहां पहुंचे हैं, इस खास रिपोर्ट से समझें। कर्तव्य पथ की यात्रा में हमने तमाम मुश्किलों का जिक्र किया, हमने सभी चुनौतियों का डटकर सामना भी किया, लेकिन आज भी जब देश के अंदर ये आवाजें उठने लगी तो कुछ लोगों को डर लगने लगा। लोकतंत्र में अपनों के बीच डर की बात अगर एक नैरेटिव सेट करना नहीं है या प्रोपेगेंडा नहीं है तो फिर सरकारों को सोचना ही होगा कि किसी को डर और भय क्यों लगता है। जब अवसर की समानता और योजनाओं का लाभ सबको एक समान मिलना तय है तो फिर ऐसी आवाजें चर्चा का विषय क्यों बन रही है, ये बड़ा सवाल है। हर नागरिक को लैंगिक भेदभाव, जाति, पंथ निरपेक्ष होकर सह अस्तित्व के भाव के साथ जब जीवन जीने का हक मिला है तो फिर बढ़ते भारत में ये बातें क्यों उठ रही हैं? आखिर राष्ट्रवाद के विचार को इस देश में संदेह के घेरे में क्यों रखा जा रहा है? क्या देश को ये नहीं पता कि जिधर हमारे कदम आगे बढ़े हैं उधर पड़ोसी भी देख रहे हैं? विरोध और नफरत की वशीभूत होकर भारत के टुकड़े करने की हसरत पाले लोग आज अपने हुक्मरानों की कारस्तानी के चलते यहाँ आटा और चावल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और धर्म के नाम पर भारत के जिस क्षेत्र पर जबरन कब्जा करने के लिए लोगों को भारत के खिलाफ सरगर्म करते रहे, आज उन्हीं वादियों से भारत के साथ जुड़ने की आवाजें आ रही हैं। इन आवाजों के मर्म को समझिए। सीमा पार के लोग भी भारत के गणतंत्र के मूल्य को समझ रहे हैं और भारत के विकास के साथ खुद को जोड़ने की हसरत रख रहे हैं, क्योंकि भारत परंपरा के साथ आधुनिकता के हर पहलू को समेटकर दुनिया को राह दिखा रहा है। न वामपंथ और न ही दक्षिणपंथ, भारत अब इन सब को इनके मानकों में समेटकर अग्रणी हो रहा है।
इसलिए लोकतंत्र में गणतंत्र की यात्रा मंगलमय ही रहेगी। लेकिन इसमें कहीं विराम और विश्राम की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी हम देश में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाकर 90% से अधिक करना है। बेरोजगारों की फौज को कम कर हर युवा हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार काम से जोड़ना है। महिलाओं को उनका पूरा हक दिलाना है ताकि उनके सपने का भारत 21वीं शताब्दी की बड़ी हकीकत बन सके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ किसानों की आय दोगुनी करना अब भी एक चुनौती है। हालांकि ये सपना हकीकत में तब्दील होने की कगार पर है। जरूरत इस बात की है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में हम सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ एक लक्ष्य के लिए संघर्ष करते दिखें, और वो है दुनिया के विकसित देशों की कतार में अव्वल खड़े रहना। ऐसा तभी हो सकता है जब 135 करोड़ से ज्यादा की आवाम में सबको विकास के लिए समान अवसर मिले। हमारे सपनों को साकार करने की प्रेरणा हमें जगानी होगी, क्योंकि अब हम रुक नहीं सकते। दुनिया को शांति से जीते हुए देखना है और हमें जागना होगा। शायद यही समय की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।